नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। आज हम मृच्छकटिक जो पीजीटी में लगा हुआ है तो मृच्छकटिक की भूमिका को पढ़ेंगे। मृच्छकटिक शूद्रक द्वारा विरचित एक प्रकरण ग्रंथ है। मृच्छकटिक को जनकाव्य भी कहा जाता है। मृच्छकटिक में कुल 10 अंक हैं। साहित्य के आचार्यों के अनुसार काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य और श्रव्य। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। जिन काव्यों का रंगमंच पर अभिनय किया जाता है वो दृश्य काव्य कहलाते हैं। ये दृश्य काव्य भी 2 प्रकार का होता है, रूपक और उपरूपक। रूपक को रस भाव आदि का आश्रय माना गया है। ये रूपक 10 प्रकार के हैं। नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकारडिमा इहा मृग अंकवीथि प्रहसनम इति रूपकाणि 10। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने कहा है कि नाटक प्रकरण भाण व्यायोग समवकार डिम यह मृग अंकवीथि प्रहसन रूपकाणि 10। ये 10 रूपक होते हैं। ये रूपक के 10 भेद होते हैं। इस प्रकार संस्कृत के साहित्य ग्रंथों के अनुसार नाटक रूपक का ही एक प्रकार है। रूपक का ही एक प्रकार प्रकरण भी कहलाता है। मृच्छकटिक एक प्रकरण ग्रंथ है। इसका विस्तार से आगे विवेचन किया जाएगा। तो नाटक भी रूपक का भेद है और प्रकरण भी रूपक का एक भेद है। उपरूपक 18 प्रकार के होते हैं, जिसमें नाटिका अधिक प्रसिद्ध है। जैसे रत्नावली नाटिका जो उपरूपक का एक भेद है। दृश्य काव्य के 3 तत्व हैं, वस्तु, नेता, रस। तो दृश्य काव्य के कितने तत्व हैं? वस्तु, नेता, रस। वस्तु मतलब कथा वस्तु, नेता नायक, रस मतलब इसमें कौन सा रस है। दृश्य श्रव्य भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने कहा है कि काव्य के 2 भेद होते हैं कि दृश्य और श्रव्य। मृच्छकटिक प्रकरण रूपक का एक भेद ऐसे पढ़ेंगे। मृच्छकटिक को रूपक के एक भेद प्रकरण की कोटि में रखा गया है। प्रकरण का लक्षण साहित्य दर्पण के अनुसार है, भवेत प्रकरणे वृत्तम लौकिकम कविकल्पितम श्रृंगारो अंगो नायकस्त विप्र अमात्य अथवा वर्णिक सपाय धर्म काम अर्थ परो धीर प्रशांतिका नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्वयम क्वचित् तेन भेदात्रया तस्य तत्र भेद तृतीयक कितवधूतकार आदि विट चेट शकुलम अस्य नाटक प्रकृतित्वाद शेषम नाटकवत्। प्रकरण रूपक का एक भेद है। प्रकरण का व्रत लौकिक एवं कवि कल्पित होता है। इसका मुख्य रस श्रृंगार होता है, श्रृंगारो अंगीरस। इसका अंगीरस श्रृंगार रस होता है। इसका नायक ब्राह्मण अमात्य वर्णिक, इसमें से कोई एक नायक होता है। तो विप्र अमात्य वर्णिक, इसमें से कोई एक नायक होता है। वह नायक धीर प्रशांत होता है। तो सपाए धर्म काम अर्थ परो, विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म अर्थ काम से परायण होता है। नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्वय क्वचित। प्रकरण की नायिका कुल स्त्री वेश्या होती है। किसी प्रकरण में कुल स्त्री वेश्या दोनों ही नायिकाएं रूप में दिखाई जाती हैं। इन नायिकाओं की व्यवस्था से प्रकरण के भी 3 भेद हो जाते हैं। किसी प्रकरण में कुल स्त्री तथा वेश्या दोनों ही नायिकाएं रूप में दिखाई जाती हैं, तो इन नायिकाओं की व्यवस्था से प्रकरण के भी 3 भेद हो जाते हैं। इन तीनों प्रकरण भेदों में तीसरा जो प्रकरण है उसमें कुलजा वेश्या दोनों नायिकाएं होती हैं। इन 3 प्रकरण भेदों में जो तीसरा प्रकरण का भेद है उसमें दोनों प्रकार की नायिकाएं होती हैं, कुलजा और वेश्या दोनों।
वहाँ धूर्त, ज्वारी, बिट, चेट आदि से भरा होता है। ये तीसरे प्रकार का जो प्रकरण है उसमें धूर्त, ज्वारी, बिट, चेट आदि से भरा होता है। ये प्रकरण नाटक का ही एक परिवर्तित रूप है। नाटक का ही थोड़ा परिवर्तित रूप है। शेष संधि, परिवेशक आदि नाटक के ही समान होते हैं। तो मृच्छकटि का कथानक लोकार्चित है, लोक पर आश्रित है। नायक चारुदत्त ब्राह्मण हैं। नायक चारुदत्त ब्राह्मण हैं जो दरिद्रता की अवस्था में धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि में तत्पर दिखाई देते हैं। दरिद्र हैं तब भी धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि में तत्पर दिखाई देते हैं। यहाँ दो प्रकार की नायिका हैं। मृच्छकटिक में दो प्रकार की नायिका हैं। एक धूता जो कुल स्त्री नायिका है, जो बसंत सेना की जो चारुदत्त की पत्नी होती है, और दूसरी जो बसंत सेना है वो गणिका है, वेश्या है। तो यहाँ पे दो प्रकार की नायिकाएं, एक कुल स्त्री, एक वेश्या, एक गणिका। तो कुल स्त्री एक दूता है जो चारुदत्त की पत्नी होती है। वेश्या जो गणिका है, जो बसंत सेना जो चारुदत्त से प्रेम करती है। इस प्रकार दोनों प्रकार की नायिका होने से एक तीसरे प्रकार का प्रकरण है। अभी पीछे बताया गया था ना कि तीसरे प्रकार का जो प्रकरण होता है उसमें दोनों प्रकार की नायिकाएं होती हैं। तो मृच्छकटिक में भी दोनों प्रकार की नायिकाएं हैं। यहाँ भी धूर्त और दूतकार, बिट, चेट, सकार आदि की योजना की गई है। इसमें भी बिट, चेट, सकार सब होते हैं। 10 रूपक के अनुसार मृच्छकटिक को संकीर्ण प्रकरण कहा गया है। तो मृच्छकटिक को संकीर्ण प्रकरण कहा गया है। कहाँ? 10 रूपक के अनुसार। 10 रूपक के अनुसार मृच्छकटिक को संकीर्ण प्रकरण भी कहा गया है। मृच्छकटिक को जनकाव्य भी कहा गया है। तो संकीर्णम धूर्त सकुलम, इसमें संधि आदि नाटक के समान ही है। यहाँ पे कुछ खास नहीं है। मृच्छकटिक का रचना विधान। प्रायः सभी संस्कृत नाटकों का रचना विधान समान है। नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने से पहले अभिनेता जन जो नट होते हैं वो नाट्य मंडप रंग की विघ्न शांति के लिए मंगलाचरण करते हैं। यह मंगलाचरण पूर्व रंग कहलाया। तो ये जो रंगमंच पर विघ्न शांति के लिए मंगलाचरण करते हैं तो ये मंगलाचरण पूर्व रंग कहलाता है। इस पूर्व रंग के प्रत्याहार इत्यादि अनेक अंग हैं। नांदी पाठ उन अंगों में प्रमुख है। जो नांदी पाठ है इन अंगों में प्रमुख है। नांदी पाठ अनिवार्य माना गया है। मृच्छकटिक का आरंभ नांदी पाठ से होता है। पूछा जाए मृच्छकटिक का आरंभ किससे होता है तो नांदी पाठ से। आरंभ के 2 जो श्लोक हैं, प्रथम अंक में जो प्रारंभ के 2 श्लोक हैं, पर्यंक या पातु इत्यादि, ये नांदी के श्लोक हैं। यहाँ नांदी 8 पदों की है। तो मृच्छकटिक में 8 पदों की नांदी पाठ है, इसीलिए यहाँ अष्टपत्रावली नांदी नामक नांदी पाठ है। नांदी पाठ कौन करता है तो सूत्रधार करता है। किसी किसी नाटक में नांदी पाठ के पश्चात चला जाता है दूसरा प्रधान नट, जिसे स्थापक कहते हैं। किसी नाटकों में नांदी पाठ चला जाता है और दूसरा प्रधान नट, जिसे स्थापक कहते हैं, कवि और कृति का परिचय देता है। मृच्छकटिक में सूत्रधार ही स्थापना का कार्य करता है। नट चला जाता है, बाद में सूत्रधार ही कवि और कृति का परिचय देता है। ये सूत्रधार भारतीय वृत्ति का आश्रय लेकर कवि का परिचय देता हुआ काव्यार्थ की सूचना देता है। नट का वह वाग व्यापार जो अधिकांश संस्कृत भाषा में होता है भारतीय वृत्ति कहलाता है। तो नट का वह वाग व्यापार जो अधिकांश संस्कृत भाषा में होता है वो भारतीय वृत्ति कहलाता है। भारतीय वृत्ति के 4 अंग हैं। तो भारतीय वृत्ति के कितने अंग हैं? 4। कौन से? परोचना, वीथी, प्रहसन, आमुख। तो भारतीय वृत्ति के 4 अंग हैं, परोचना, वीथी, प्रहसन, आमुख। परोचना का अभिप्राय है नाटक आदि की प्रशंसा के द्वारा सामाजिकों को उसकी ओर आकृष्ट करना। मृच्छकटिक में एतत् कवि किल शूद्र को नृपा, ये प्रथम अंक के तीसरे श्लोक में कहा गया कि एतत् कवि किल शूद्र को नृपा, ऐसा शूद्रक नामक कवि राजा हुआ। ये परोचना है, इसमें कवि की प्रशंसा की गई है।
काव्यार्थ की सूचना भी दी गई है। आमुख को प्रस्तावना भी कहते हैं। यहाँ पे आया ना आमुख, जो भारतीय वृत्ति के 4 अंग हैं, प्ररोचना, वीथी, प्रहसन, आमुख। तो आमुख को प्रस्तावना भी कहा जाता है। इसमें सूत्रधार नटी पारिभाषिक विदूषक के साथ वार्तालाप करता हुआ विचित्र युक्तियों के द्वारा अभिनेता वस्तु की ओर संकेत कर दिया जाता है। किसी प्रमुख पात्र के प्रवेश की सूचना भी दे देता है। प्रस्तुत रूपक में सूत्रधार अपनी पत्नी नटी के साथ वार्तालाप करते हुए प्राकृत वस्तु की ओर कतिपय संकेत करता है और मैत्रेय के प्रवेश की सूचना भी देता है। तो ये सब प्रस्तावना बन रही थी। 10 रूपक के अनुसार प्रस्तावना के 3 प्रकार हैं। ये पूछा जाए कि 10 रूपक के अनुसार प्रस्तावना के कितने प्रकार हैं, तो 3: कथोद्गार, प्रवर्तक, प्रयोगातिशय। 10 रूपक के अनुसार प्रस्तावना 3 प्रकार की है और साय दर्पण के अनुसार प्रस्तावना की 5 प्रकार हैं: उद्घातक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक, अवगलित। तो 10 रूपक के अनुसार प्रस्तावना के 3 प्रकार हैं, साय दर्पण के अनुसार प्रस्तावना के 5 प्रकार हैं। तो यहाँ प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना है। मृच्छकटिक में कैसी प्रस्तावना है, तो प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना। अभिनय वस्तु की सूचना देकर नाटकीय पात्र को प्रवेश कराने के पश्चात सूत्रधार रंगमंच से चला जाता है और प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। वस्तु की सूचना देकर बाद में नाटकीय पात्रों का प्रवेश होता है। उसके बाद सूत्रधार रंगमंच से चला जाता है और प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। अर्थोक्षेपक 5 प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है अर्थोक्षेपक कितने होते हैं, तो 5 प्रकार के: विस्कम्भक, प्रवेशक, चूलका, अंकावतार, अंकमुख। तो ये 5 अर्थोक्षेपक होते हैं। संस्कृत नाटकों की समाप्ति भी मंगल पाठ से होती है। अंत के मंगल पाठ को भरतभाग कहा जाता है। तो संस्कृत नाटकों में प्रारंभ में नांदी पाठ होता है, अंत में भी मंगल पाठ होता है, जिसे हम भरतवाक्य कहा जाता है। भरत का अर्थ होता है नट। भरत का अर्थ नट होता है। तो मृच्छकटिक की कथावस्तु हम संक्षिप्त में बताएंगे। मृच्छकटिक में कुल 10 अंक हैं। तो मृच्छकटिक की संक्षिप्त कथा है। मृच्छकटिक नामक प्रकरण चारुदत्त और बसंत सेना की कल्पित प्रेम कथा के आधार पर लिखा गया है। तो मृच्छकटिक नामक जो प्रकरण है, जिसमें चारुदत्त जो नायक होता है, बसंत सेना जो नायिका होती है, इनकी प्रेम कथा के आधार पर लिखा गया है। चारुदत्त उज्जैनी के एक सम्मानित ब्राह्मण थे जो दरिद्र हैं। चारुदत्त उज्जैनी के एक सम्मानित ब्राह्मण थे जो दरिद्र हैं, मतलब गरीब हैं। बसंत सेना उज्जैनी की एक गणिका हैं जो रूपवती एवं गुणवती हैं। उज्जैनी की बसंत सेना एक वेश्या, एक गणिका हैं जो रूपवती एवं गुणवती हैं, किंतु धन की अभिलाषा नहीं करती और चारुदत्त से प्रेम करती हैं। वो धन की अभिलाषा नहीं करती हैं, दरिद्र चारुदत्त से प्रेम करती हैं। संक्षेप में कथा इस प्रकार है। तो प्रथम अंक का नाम है अलंकार न्यास। तो प्रथम अंक की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। चारुदत्त के मित्र जूणबद्ध का दिया हुआ साल लेकर विदूषक मैत्रेय आता है। चारुदत्त के मित्र कौन है? जूणबद्ध। तो जूणबद्ध ने उन्हें मैत्रेय विदूषक को साल दिया था कि चारुदत्त को दे देना। तो साल लेकर कौन आता है? विदूषक मैत्रेय चारुदत्त के लिए। तभी चारुदत्त विदूषक से चौराहे पर देवियों को बलि देने के लिए जाने को कहते हैं। चारुदत्त विदूषक से कहते हैं कि जाओ चौराहे पर देवियों को बलि दे आओ, किंतु विदूषक आनाकानी करता है और चारुदत्त दरिद्रता के दोषों का स्मरण करने लगता है। फिर विदूषक रजनिका मतलब सेविका को साथ लेकर जाने के लिए कहता है। तो चारुदत्त की जो सेविका होती है रजनिका, उसके साथ विदूषक जाता है। इसी समय राजमार्ग में बिट, सकार आदि के द्वारा पीछा की जाती हुई बसंत सेना चारुदत्त के घर के समीप आ जाती है। उधर राजमार्ग में रात में बिट, सकार और चेट
के द्वारा पीछा की जाती हुई बसंत सेना चारुदत्त के घर में प्रवेश करती है। चारुदत्त के घर समीप आ जाती है और घर में प्रवेश करती है। जब विदूषक और रजनिका बाहर जाते हैं तो सकार रजनिका को बसंत सेना जानकर पकड़ लेता है। अंधेरा हो जाता है। सकार सोचता है बसंत सेना है। बसंत सेना के बदले वो रजनिका को पकड़ लेता है और बिट के कहने से छोड़ता है। बसंत सेना किसी भावी लाभ की आशा से अपने आभूषण चारुदत्त के घर पर रख देती है और तथा चारुदत्त उसे घर पहुंचा देता है। ये प्रथम अंग की संक्षिप्त कथा थी। द्वितीय अंग का नाम है दूतघर संवाहक। बसंत सेना अपनी चेटी मदनिका के साथ चारुदत्त संबंधी वार्तालाप कर रही थी। द्वितीय अंक में चेटी मदनिका और चारुदत्त की संबंधी वार्तालाप कर रही थी बसंत सेना चारुदत्त के बारे में। इसी समय संभाग आता है। संभाग जो जुआ खेलता है वैद्य भिक्षु बन जाता है बाद में। जुआरी और दूधकारों का मुखिया माथुर उसका पीछा करते हुए आते हैं। किसका? संभाग का। बसंत सेना अपना सुरा आभूषण देके संभाग को छुड़ाती है। संभाग जो जुआ में हार जाता है तो बसंत सेना अपना आभूषण देकर उसे संभाग को छुड़ा लेती है। संभाग विरक्त होकर वैद्य भिक्षु बन जाता है। बसंत सेना का उन्मत्त हाथी मार्ग में उसे पकड़ लेता है तो बसंत सेना का सेवक जो कर्णपूर्वक होता है हाथी को हाँकने वाला उसे हाथी से छुड़ाता है। चारुदत्त कर्णपूर्वक को पुरस्कार स्वरूप अपना दुशाला देते हैं। जब चारुदत्त देखते हैं कि कर्णपूर्वक ने हाथी से संभाग को छुड़वाया है तो चारुदत्त उसको पुरस्कार स्वरूप अपना दुशाला देते हैं। किसे? कर्णपूर्वक।